हेलो गाइस, तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे क्रिस्टल ऑल स्टडी चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा यूनिट 1 जो कि लॉजिक का है। बेसिक कंसेप्ट इन लॉजिक का हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले लॉजिक है क्या। तो लॉजिक क्या है? साइंस ऑफ रीजनिंग। क्या है लॉजिक? साइंस ऑफ रीजनिंग। जो भी हम लोग रीज़न करते हैं वो क्या होता है? वो लॉजिक होता है। और लॉजिक हमें क्या क्रिएट करवाता है? आर्ग्यूमेंट। क्या क्रिएट करवाता है? आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट इसका आता है प्रपोजिशन एंड सेंटेंस। तो व्हाट इज़ लॉजिक? लॉजिक प्रपोजिशन सेंटेंसेस में किस तरह से इफेक्ट कर रहा है, हमें ये स्टडी करेंगे। लॉजिक इज़ अ स्टडी ऑफ द मैथड एंड प्रिंसिपल टू डिस्टिंग्विश करेक्ट फ्रॉम द इनकरेक्ट रीजनिंग। तो लॉजिक जो है हमें स्टडी करने में हेल्प करता है, मैथड और प्रिंसिपल जो कि हमें डिस्टिंग्विश करते हैं करेक्ट रीजनिंग को किससे? इनकरेक्ट रीजनिंग से, ठीक है। जो भी इनकरेक्ट रीजनिंग होगा उसे हम क्या करते हैं? करेक्ट करते हैं अपने मैथड और प्रिंसिपल से लॉजिक के। वेन वी रीज़न अबाउट एनी मैटर, जब हम रीज़न करते हैं किसी भी मैटर को तो हम लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं? आर्ग्यूमेंट टू सपोर्ट आवर कंक्लूजन। अपने कंक्लूजन को सपोर्ट करने के लिए हम लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं? आर्ग्यूमेंट, ठीक है। हमारा आर्ग्यूमेंट जो होता है वो इंक्लूड करता है रीज़न, जो कि थिंक करता है हमें जस्टिफाई करने के लिए हमारे बिलीव्स को। हाउएवर सारे रीज़न जो है वो गुड रीज़न नहीं होते हैं। पॉइंट सेकेंड आता है कि रीजनिंग इज़ नॉट ओनली वे इन विच पीपल सपोर्ट असर्शन दे मेक और एक्सेप्ट इट। तो रीजनिंग सिर्फ ऐसा वे नहीं है कि हम लोग सपोर्ट करें असर्शन को और उसे एक्सेप्ट करें। वेन समवन वॉन्ट्स टू मेक जजमेंट, अगर कोई जजमेंट बनाना चाहता है तो उसे कम्प्लीटली क्या करना होगा? उसे कम्प्लीटली रिलाई होना पड़ेगा अपॉन करेक्ट रीजनिंग पे। किस पे? करेक्ट रीजनिंग पे। अगर हमें कोई भी जजमेंट देना है तो हमें करेक्ट रीजनिंग पे रिलाई करना पड़ता है। आगे हम देखते हैं प्रपोजिशन। प्रपोजिशन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर रीजनिंग। तो प्रपोजिशन क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे रीजनिंग का। प्रपोजिशन जो है वो असर्ट करता है समथिंग इज़ इन द केस। तो कुछ ना कुछ केस में है। तो समथिंग क्या होगा? वो समथिंग मतलब कि कुछ है या कुछ नहीं भी है, हो सकता है हमारे केस में। वो कौन बताता है हमें? प्रपोजिशन बताता है। कैसे बताएगा? क्योंकि वो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे रीजनिंग का। तो वी में अफर्म और अ प्रपोजिशन, जब हम अफर्म करते हैं कोई प्रपोजिशन को या फिर डिनाई करते हैं तो हमें उस प्रपोजिशन के लिए या फिर हमें असर्ट करना पड़ता है कि रियल केस क्या है या फिर हमें उसे केस क्या नहीं है, ठीक है। तो दो चीज़ें होती हैं, क्या केस है और क्या नहीं है। ये चीज़ हमें कौन बताता है? प्रपोजिशन बताता है, क्योंकि वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ रीजनिंग है और ये हमें सर्च करने में हेल्प करता है। तो एवरी प्रपोजिशन होता है या फिर वो ट्रू होगा या फिर वो फॉल्स होगा। सारे प्रपोजिशंस या फिर वो ट्रू होंगे या फिर वो फॉल्स होंगी, ठीक है। देयर आर मैनी प्रपोजिशन अबाउट हुज ट्रूथ वी आर अनसर्टेन। तो कुछ ऐसे प्रपोजिशन भी होते हैं जिसके ट्रूथ जो होते हैं वो अनसर्टेन होते हैं, जिसके ट्रूथ जो होते हैं वो अननोन होते हैं। एग्जाम्पल, डू यू नो हाउ टू प्ले चेस? इट इज़ नॉट अ प्रपोजिशन। तो अगर ये हमें पूछा जा रहा है कि डू यू नो हाउ टू प्ले अ चेस, तो यहाँ पे कोई प्रपोजिशन हमें देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर ये बात बोल दी जाए कि चेस इज़ प्लेड बिटवीन टू प्लेयर्स, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? प्रपोजिशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि चेस किसके साथ खेला जाता है? दो प्लेयर्स के साथ प्ले करा जाता है चेस। तो यहाँ पे प्रपोजिशन है। यहाँ पे पूछा जा रहा है डू यू नो हाउ टू प्ले चेस, तो यहाँ पे कोई प्रपोजिशन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। आगे हम बात करते हैं सेंटेंस की। सेंटेंस आर ऑलवेज पार्ट ऑफ सम लैंग्वेज। सेंटेंस जो होते हैं वो पार्ट होते हैं किसके? कुछ ना कुछ लैंग्वेजेस के। तो प्रपोजिशन जो होते हैं हमेशा टायर्ड नहीं होते हैं इंग्लिश के साथ और एनी अदर लैंग्वेज। सेंटेंसेस आर मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। तो सेंटेंसेस क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होते हैं हमारे किसी भी स्टेटमेंट के लिए। ऑल सेंटेंसेस जो होते हैं वो not are all sentences are not proposition but all proposition are sentences। तो यहाँ पे एक मेन चीज़ हमें देखने को मिलती है क्या? कि जितने भी सेंटेंसेस हैं वो प्रपोजिशन नहीं हैं, लेकिन जितने भी प्रपोजिशन हैं वो सारे क्या हैं? सेंटेंसेस हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपको याद करने के लिए कि ऑल सेंटेंसेस क्या हैं? ऑल सेंटेंसेस प्रपोजिशन नहीं है, लेकिन ऑल प्रपोजिशन सेंटेंसेस हैं, ठीक है। तो ये चीज़। इसके बाद हम बात करते हैं द टर्म स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इज़ नॉट एन एक्सट्रैक्ट सिनोनिम ऑफ प्रपोजिशन। तो स्टेटमेंट प्रपोजिशन नहीं है।
बट इट इज़ यूज इन लॉजिक इज मच एज अ सेम सेंस, लेकिन वो लॉजिक में सेम सेंस की तरह ही यूज़ किया जाता है. द वेरी सेम सेंटेंस कैन बी यूज टू मेक वेरी डिफरेंट स्टेटमेंट. अब हम बात करते हैं आर्ग्यूमेंट की. Argument refers strictly to any group or a proposition of which one is claimed to be supported by the other. तो argument क्या होता है, जैसे कि दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स को एग्री करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, उसको सपोर्ट, अगर हम इसको सपोर्ट करना चाहते हैं इस पॉइंट को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा कि वाई आई एम सपोर्टिंग दिस पॉइंट. ठीक है, तो सपोर्ट करने के लिए कुछ आर्ग्यूमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. दो प्रपोजिशन रखे हुए हैं, दो स्टेटमेंट्स रखी हुई हैं, इस वाले पॉइंट्स को आप क्यों आर्ग्यू करना चाहते हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए प्रपोजिशन आर्ग्यूमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. इन एनी आर्ग्यूमेंट, तो किसी भी आर्ग्यूमेंट में हम लोग अफर्म करते हैं क्या, प्रपोजिशन को, किसके बेसिस पे, दूसरे अदर प्रपोजिशन के बेसिस पे. ठीक है, तो प्रपोजिशन जो होते हैं वो कंस्टिट्यूट करते हैं आर्ग्यूमेंट्स में. आर्ग्यूमेंट्स आर द चीफ कंसर्न है हमारे लॉजिक के. क्यों, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं वो डिस्टिंक्ट सेंसेस में होते हैं. समथिंग वी मीन डिस्प्यूट एंड समथिंग वी मीन इन्फ्रेंस. तो कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट सपोर्ट पे भी होते हैं और डिस्प्यूट्स में भी यूज़ किया जाते हैं. ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं. एन आर्ग्यूमेंट इज नॉट मेयरली अ कलेक्शन ऑफ प्रपोजिशन, इट इज क्लस्टर विद द स्ट्रक्चर दैट कैप्चर्स इनहैबिट सम इन्फ्रेंसेस. स्ट्रक्चर विद इन द फॉर्म आर कंक्लूजन एंड प्रीमिसेस. तो यहाँ पे बात करी जा रही है कि आर्ग्यूमेंट जो है, यहाँ पे बात करी जा रही है कि आर्ग्यूमेंट जो है वो कलेक्शन ऑफ प्रपोजिशन नहीं है, वो क्लस्टर है हमारे स्ट्रक्चर का बिटवीन द कंक्लूजन एंड प्रेमिसेस के टर्म में. और सिंपलेस्ट काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट जो होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं एक प्रेमिसेस को और एक कंक्लूजन को. तो आर्ग्यूमेंट जो है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट जो है वो क्या क्या इंक्लूड करता है, एक कंक्लूजन को और एक प्रेमिसेस को. ठीक है, एंड कंक्लूजन दैट इज क्लेम टू बी सपोर्टेड बाय द, तो कंक्लूजन को कौन सपोर्ट करता है, इसको क्लेम सपोर्ट करने में, इसको क्लेम करने में प्रेमिसेस. ठीक है, तो प्रेमिसेस की हेल्प से हम लोग कंक्लूजन को देखते हैं. जैसे कि अबॉर्शन इज़ रॉन्ग बिकॉज ऑल ह्यूमन लाइफ इज स्केयर्ड. तो अबॉर्शन इज़ रॉन्ग क्या हो गया, हमारा कंक्लूजन हो गया. ऑल ह्यूमन लाइफ इज स्केयर्ड ये हमारा प्रेमाइस हो गया. क्यों, क्योंकि ये जो इंडिकेटर लगा हुआ है, बिकॉज एक इंडिकेटर वर्ड होता है जिसके बाद का टर्म हमारा प्रेमाइस कहलाता है और उसके पहले का कंक्लूजन. ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे देखते हैं कि एग्जाम्पल कि ऑल ह्यूमन लाइफ इज स्केयर्ड देयरफॉर अबॉर्शन इज रॉन्ग. हमें यहाँ पे ये दे दिया, ये क्या हो गया, हमारा प्रेमाइस हो गया और ये हमारा कंक्लूजन हो गया कि ऑल ह्यूमन लाइफ, जितनी भी ह्यूमन बींग्स वो लोग स्केयर्ड हैं. क्यों, क्योंकि अबॉर्शन इज़ रॉन्ग. ठीक है, अबॉर्शन रॉन्ग होता है, उसकी वजह से ह्यूमन लाइफ क्या है, स्केयर्ड है. अब हम बात करते हैं डिडक्टिव और इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स के बारे में. तो यहाँ पे भी आपने देखा कि इंडिकेटर वर्ड लगा था क्या, बिकॉज, बिकॉज लगा था. ठीक है, इंडिकेटर वर्ड कंक्लूजन और प्रेमाइस को पहचानने के लिए. तो यहाँ पे आप देयरफॉर, सो, हेंस, दस, इट फॉलोज, दैट, एज अ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंटली. और अगर हमें प्रेमिसेस देखना होगा, सिंस, इफ, बिकॉज, फ्रॉम विच, अगर ऐसा लगा होगा तो हम इसे समझ लेंगे कि ये प्रेमाइस है उसके बाद का, और अगर ये लगे होंगे तो वो कंक्लूजन कहलाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कुछ इंडिकेटर वर्ड्स दिए हुए हैं जिनकी वजह से आप पहचान सकते हैं कि इंक्लूजन और प्रेमाइस को. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं डिडक्टिव और इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स की ओर. डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, इट मेक्स द क्लेम दैट इट इज कंक्लूजन इज सपोर्टेड बाय its premises conclusively. It claims that if its premise are all true then conclusion is also true. तो यहाँ पे बात हो रही डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं वो क्लेम करते हैं कंक्लूजन को सपोर्ट किसका लेकर, प्रेमाइस का. ठीक है, यहाँ पे एक बात ये भी कही जा रही है कि अगर प्रेमाइस ट्रू है तो कंक्लूजन भी क्या होगा, ट्रू होगा. ठीक है, अगर प्रेमाइस ट्रू है तो कंक्लूजन भी ट्रू होगा. ठीक है, और अगर प्रेमाइस हमारा ट्रू है और वो फॉलो भी कर रहा है हमारे कंक्लूजन को तो वो क्या कहलाएगा, वैलिड. ठीक है, क्या कहलाएगा, वैलिड. और अगर हमारा प्रेमाइस ट्रू है, कंक्लूजन फॉल्स आ रहा है तो ये क्या कहलाएगा, इनवैलिड. प्रेमाइस ट्रू है, कंक्लूजन ट्रू है तो वैलिड,
प्रीमाइस ट्रू है, कंक्लूजन फॉल्स है तो इनवैलिड। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स की तरफ। इट डज नॉट मेक सच अ क्लेम, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट मेक वीक अ क्लेम देन द डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स। तो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स के जो क्लेम होते हैं कहीं ना कहीं वीकर होते हैं हमारे डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स की तरफ। ये हमें क्या बताते हैं, इंडक्टिव आर्ग्यू इनवैलिडिटी और वैलिडिटी को बताते हैं कि कब अप्लाई हो रहा है और कब नहीं। आगे हम बात करते हैं ट्रुथ, वैलिडिटी एंड साउंडनेस की। तो वैलिडिटी जो है वो रिसाइड करती है हमारे इन्फ्रेंस रिलेशंस में, इंटरफेरेंस रिलेशंस में, किसके, प्रपोजिशन के, जो कि प्रपोजिशन हमें क्या सर्व करता है, प्रीमाइस एंड कंक्लूजन। क्या सर्व करता है, और प्रपोजिशन हमें क्या सर्व करता है, प्रीमाइस और कंक्लूजन, दो चीज़ें। डिडक्टिव वैलिड आर्ग्यूमेंट्स में अभी हमने देखा कि इफ़ ओनली इफ़ और ओनली इफ़ होगा तो वो कैन नॉट हैव ऑल ट्रू प्रीमाइस। ठीक है, तो अगर इफ़ और ओनली इफ़ किसी सेंटेंस में लगा हुआ है तो उसका जो प्रीमाइस है वो ट्रू नहीं होगा, उसका जो कंक्लूजन है वो फॉल्स भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है। ठीक है, वैलिडिटी कैन नेवर बी अप्लाइड टू एनी सिंगल प्रपोजिशन। तो वैलिडिटी जो है वो किसी सिंगल प्रपोजिशन में वर्क नहीं करती है, बिकॉज उसको कहीं ना कहीं रिलेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता है फाउंड करने के लिए एक प्रपोजिशन के साथ। ठीक है, तो ट्रुथ जो होता है वो कहीं ना कहीं उसका प्रॉपर्टी है स्टेटमेंट का कि प्रीमाइस और कंक्लूजन होना ज़रूरी होगा, वेयर एज वैलिडिटी जो होगी प्रॉपर्टी में वो आर्ग्यूमेंट को खुद से ही वैलिड कर देगी। इसके बाद हम बात करते हैं, इट इज़ बिलीव दैट अ वैलिड आर्ग्यूमेंट हैज़ अ ट्रू कंक्लूजन। तो वैलिड आर्ग्यूमेंट के कंक्लूजन ट्रू होते हैं और इनवैलिड आर्ग्यूमेंट के कंक्लूजन फॉल्स होते हैं, बट इट इज़ रॉन्ग। ट्रू कंक्लूजन अगर डज नॉट मीन्स नेसेसरली आर्ग्यूमेंट इज़ वैलिड। तो अगर कंक्लूजन ट्रू आ रहा है, जिस तरह से वैलिड आर्ग्यूमेंट कहते हैं कि वैलिड आर्ग्यूमेंट कह रहे हैं कंक्लूजन ट्रू होगा तो वैलिड होगा और कंक्लूजन फॉल्स होगा तो वो इनवैलिड होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर कंक्लूजन हमारा ट्रू आ रहा है तो वो वैलिड ही हो। क्यों? क्योंकि हमारा प्रीमाइस फॉल्स हो सकता है। इफ प्रीमाइस इज ट्रू एंड कंक्लूजन इट फॉल्स देन इट इज़ इनवैलिड। ठीक है, आर्ग्यूमेंट इनवैलिड कहलाएगा जब प्रीमाइस हमारा ट्रू होगा और कंक्लूजन हमारा फॉल्स होगा। हम इस एग्जाम्पल की बात करते हैं कि ऑल ह्यूमन बीइंग आर मोर्टल, ऑल प्रोफेसर्स आर ह्यूमन बीइंग। तो क्या बात हो रही है कि जितने भी ह्यूमन बीइंग है वो क्या है, मॉर्टल है। जितने भी प्रोफेसर्स हैं वो कौन है, ह्यूमन बीइंग है। तो ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन बीइंग कट होके क्या बचा, ऑल प्रोफेसर्स आर मॉर्टल। ठीक है, ये क्या बचा, ऑल प्रोफेसर्स आर मॉर्टल, हमारा ये बचता है। तो वैलिड आर्ग्यूमेंट हैविंग ऑल ट्रू प्रीमाइस एंड ट्रू कंक्लूजन। तो वैलिड आर्ग्यूमेंट हो गया हमारा, क्यों, क्योंकि इसका प्रीमाइस इसका कंक्लूजन दोनों के दोनों ही ट्रू निकल कर आया। ठीक है, ये प्रीमाइस 1 था, ये प्रीमाइस 2 था। ऐसे ही हमें एक और स्टेटमेंट दी हुई है प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2 और कंक्लूजन की। नो लिविंग बीइंग क्रिएचर नीडेड एयर टू ब्रीथ। तो जो नो लिविंग बीइंग होते हैं, नॉन लिविंग बीइंग क्रिएचर्स होते हैं, उनको एयर नहीं चाहिए होती है ब्रीथ करने के लिए, ये बात बोली गई। सेकेंड प्रीमाइस में है कि ऑल स्टोन्स आर लिविंग क्रिएचर। तो स्टोन्स जो हैं, जितने भी स्टोन्स हैं वो सारे क्या है, लिविंग क्रिएचर हैं। तो लिविंग क्रिएचर से लिविंग क्रिएचर आपका कटिंग हो गया। ठीक है, तो क्या बचा, ऑल स्टोन्स नीडेड एयर टू ब्रीथ। क्या बचा, ऑल स्टोन नीडेड एयर टू ब्रीथ। ठीक है, तो यहाँ पे भी वैलिड आर्ग्यूमेंट आया, क्यों, क्योंकि जितने बोथ द प्रमाइज जो थे फॉल्स थे, ये भी फॉल्स था और ये भी फॉल्स था। क्यों, क्योंकि कोई भी लिविंग क्रिएचर को एयर नहीं चाहिए होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ये बात बोली, और जितने भी स्टोन्स हैं वो सारे सारे लिविंग क्रिएचर थे, ये भी फॉल्स हुई, दोनों प्रमाइज फॉल्स हो गए। लेकिन हमारा कंक्लूजन क्या निकल के आया, ट्रू निकल के आया। क्या निकल के आया, ट्रू, कि जितने भी स्टोन्स हैं उनको, नो स्टोन्स मतलब किसी भी स्टोन्स को नीड नहीं होती है, एयर नहीं चाहिए होती है ब्रीथ करने के लिए। ये चीज़ क्या हो गई, ट्रू हो गया। तो चलिए गाइस, आपका ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है। तो इसी तरह से हम आपको और भी लॉजिक के सारे लेक्चर्स कंप्लीट करवा देंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिएगा। अगर आपको जो भी वीडियोस चाहिए, लेक्चर आपको जो भी पसंद आए, आपको इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे वो चीज़। चलिए गाइस, बाय बाय।